ठीक है, देखिए ऐसा है, यूपी पीसीएस 2022 के लिए ये बैच स्टार्ट हो रहा है ये, ठीक है। आज पहला वीडियो है, आप लोग पहली बार पढ़ोगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो पहली बार पढ़ रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। अगर आज से कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 14-15 महीने का समय बाकी है पीसीएस को लेकर, ठीक है। 14-15 महीना पीसीएस प्री को लेकर अच्छा खासा समय होता है, इतना समय होता है कि आप आराम से इसको क्रैक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने पर बिलीव रखिएगा, थोड़ा भरोसा रखिएगा। चीजें थोड़ा समय लेंगी, कुछ चीजें जल्दी आ जाती है, कुछ थोड़ा समय लेंगी, लेकिन अगर थोड़ा समय देंगे इसको, थोड़ा सा हिम्मत रखेंगे तो धीरे धीरे करके चीजें आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं आपका एनसीईआरटी क्लास को, ठीक है। एनसीईआरटी क्लास 6 से स्टार्ट करेंगे और उसमें पहले हम पढ़ेंगे हिस्ट्री। कोशिश करेंगे हम रोज एक नया चैप्टर पढ़ डालें इसको, ठीक है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? आवाज आ रही है? हैप्पी मुनीन जी, आवाज आ रही है? जी जी सर हाँ तो थोड़ा हाँ कर लिया करो, मुझे दिख नहीं रहे, स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है ना खाली, तो आप लोग थोड़ा सा सर हाँ थोड़ा सा रिस्पॉन्स कर दो। चलिए देखिए, क्लास 6, हाँ क्लास 6 की जो चैप्टर है ये इंग्लिश हिंदी में खुला हुआ है। क्लास 6 का ये एनसीईआरटी का क्लास 6 का चैप्टर है, ये पहला चैप्टर, ठीक है। अध्याय 1 है। तो आप लोगों को मैं एक पीडीएफ और भेजूंगा, वो पीडीएफ शॉर्ट फॉर्म होगा इसका, मतलब जो पीडीएफ है मैं आपको दिखाता हूँ आपको कैसा है, ये पीडीएफ है वो, ठीक है। ये ऊपर इंग्लिश लिखा हुआ है, ये हिंदी लिखा हुआ है, ठीक है। ये पीडीएफ क्या है, जी जो आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो एनसीईआरटी का, उसका शॉर्ट है ये, ठीक है। ठीक है, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, आप उसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ सकते हैं, इसको आप प्रिंट आउट निकाल के पढ़ सकते हैं, सब कुछ करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन और ये जो एनसीईआरटी किताब है, ये एनसीईआरटी को या तो आप किताब पे परचेज कर सकते हो या इसको इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो एनसीईआरटी को, ठीक है। ncrt.nic.in, उससे ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, फ्री में अवेलेबल है, ठीक है। अब बात करते हैं जो चैप्टर 1 है, जो कि हिस्ट्री का है, क्या कब कहां और कैसे की बात होती है, ठीक है। इसके में थोड़ा सा ये बताया गया है कि इंडिया में मतलब जो शुरुआत हुई वो कैसे रहे, क्या रहा कैसा रहा, उसका थोड़ा सा उन्होंने ओवरव्यू दिया हुआ है। वैसे तो देखिए आपका जो सिलेबस है वो तो बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट होता है, यानी कि जब इंसान कहते हैं ना पहली बार थोड़ा से अपने टांगों पे खड़े हुए, तो पैलोलिथिक एरा हो गया, न्यूलिथिक एरा हो गया, और पहली बार उन्होंने जब किसानी खेती की या पहली बार उन्होंने पशुपालन किया, तब से शुरू होता है। और वो सब सिलेबस का हिस्सा है, वो सब पूछे जाते हैं। इस चैप्टर में थोड़ा सा ओवरव्यू दिया गया है कि भाई क्या क्या रहा था, जैसे कि हम लोग क्या खाते थे, जैसे कि क्या आखिर यानी शिकार क्या करते थे, कौन से जानवरों को पालते थे, किसानी खेती कैसे करते थे, ये सब मोटा मोटा उन्होंने बताया हुआ है। कुछ उन्होंने जैसे कि कहा कि लोग कहाँ रहते थे। अब देखिए ये आपको जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं और पीसीएस में प्री में एक सवाल पूछा गया था आपसे कि भाई हम जो पहले जो मानव हुए हैं वो मानव पहली बार उन्होंने कहाँ पर वो पाए गए, तो नर्मदा नदी जो है वहां पर पाए गए हैं, ये नर्मदा नदी की घाटी पे पाए गए हैं। ये जो सबसे पहले जो इंसानी अवशेष पाए जाते हैं वो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से नर्मदा नदी पे पाए जाते हैं, ठीक है। हैप्पी हैप्पी जी बिल्कुल सर। ये बताइए कि आपको पता है कि नर्मदा नदी कहाँ पर है? देखिए जी सर एमपी में सर है, एमपी में ना, तो ये नर्मदा नदी है, ठीक है। सबसे पहले ये इंडिया का नक्शा होगा, ये नर्मदा नदी के पास पाता है। नर्मदा नदी की खासियत क्या है कि नर्मदा नदी जो है वो आपका इधर अरेबियन सी में जाके मिलती है। अरेबियन सी जो है अरब है ना, वहां पे जाके मिलती है। मैक्सिमम नदियां हमारे देश की जो हैं वो इधर जाती हैं, बे ऑफ बंगाल, बंगाली खाड़ी में जाती हैं, गंगा जमुना सब ना इधर जाती हैं। लेकिन ये जो आपकी नर्मदा है या ताप्ती है, ठीक है, तो ये आपकी इधर जाती है। तो कुछ बड़ी खास नदियां हैं जो इधर जाती हैं, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे तो लिख भी सकते हैं आप इसको, नहीं तो मैं आपको बाद में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। चलिए अच्छा, अब क्या बात कर रहे हैं कि नर्मदा नदी के पास सबसे पहले इंसान पाए गए। यहाँ पे जो अगर इंडिया की पॉइंट ऑफ व्यू करते हैं तो सबसे पहले इंसान जो है नर्मदा घाटी के आसपास यहाँ पर मिले हैं, उसके बाद पूरे फैले हैं यहाँ पर। लेकिन अगर बात मैं आपसे करूं कि सबसे पहले इंसान कहाँ पाए गए थे, सबसे पहले इंसान कहाँ पे थे, कहाँ थे सबसे पहले इंसान? सुनिए सुनिए, सबसे पहले इंसान कहाँ पर पाए गए थे? क्यों सुबेन जी, हेलो जी सर। सबसे पहले इंसान कहाँ पाए गए थे? नर्मदा नदी की घाटी में। नहीं, ये तो इंडिया में हो गया, लेकिन अगर बात करते हैं दुनिया में बात करते हैं तो कहाँ पाए गए थे?
ठीक है, सबसे पहले जो इंसान पाए गए थे वो अफ्रीका में पाए गए थे। ठीक है, अफ्रीका में, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, यहाँ पाए गए थे। यहाँ पे आसपास कहीं सबसे पहले माना जाता है कि अफ्रीका के आसपास ये पाए गए थे ये। ठीक है, अफ्रीका में, और अफ्रीका से ही ये धीरे धीरे करके ये बाकी जगह पहुंचे। अफ्रीका से ये जैसे जैसे यहाँ बढ़ते गए धीरे धीरे करके ये लोग यहाँ गए, फिर कुछ लोग एशिया में आए हैं और कुछ लोग निकल के यूरोप में गए हैं। ठीक है जी ठीक है, तो कुछ लोग एशिया में गए, कुछ और, इसीलिए इंडिया की बात करते हैं तो सबसे पहले ये नर्मदा घाटी के आसपास यहाँ पे पहली बार पाए गए हैं। क्लियर हो गया? ठीक है जी ठीक। तो आवाज ज्यादा आ रही है तो शोर को कम कर दीजिए। ठीक है, अच्छा अब क्या बात हो रही है, अब हमने ये देख लिया कि सबसे पहले जो पाए गए वो नर्मदा नदी में पाए गए, और अफ्रीका की अगर पूरे उसकी बात करते हैं तो अफ्रीका में सबसे पहले पाए गए थे। ठीक है, अब आता है कि ये जो समय था वो लगभग कोई लाख वर्ष, मतलब कई लाख वर्ष पहले की बात है, ये आज की बात नहीं है, कुछ बहुत समय हो गया, उस समय ये पाए गए थे पहली बार। ठीक है, कई लाख वर्ष पहले पाए गए थे, ये कई लाख वर्ष पहले पाए गए थे। थोड़ा सा आवाज अब ज्यादा हो रही है, थोड़ा सा आप उसको उसमें कैसे क्या कर लो, शोर ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले जो लोग थे वो संग्राहक थे। इसका मतलब क्या होता है? जो सबसे पहले लोग थे वो क्या काम करते थे? पहले जो लोग नर्मदा घाटी के पास पहुंचे उन्होंने सबसे पहले क्या किया? देखिए उस समय खेती शुरू नहीं हुई है। ठीक है, ये उस वक्त का बात है जब खेती शुरू नहीं हुई है, और ये आपके नर्मदा घाटी के आसपास पहुंचकर जो वहां के जंगल हैं, जंगलों में उन्होंने जो भी आपके जड़े हैं, ठीक है, रूट्स हैं या फल हैं या फूल हैं, जो भी है, उनको इकट्ठा करके खाना शुरू किया। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने उसको खाना शुरू किया और थोड़ा बहुत शिकार भी करना शुरू किया। तो शुरू के जो लोग हैं वो संग्राहक के रूप में काम करते हैं, यानी कि उन्होंने कुछ ना सामान इकट्ठा किया, जंगल गए, जंगल में उन्होंने फल फूल और जो जंगल में जंगली जानवर है उनका शिकार कर खाना खाया। ठीक है, ये शुरुआती दौर है, अभी खेती शुरू नहीं हुई है, खेती बाद में शुरू हुई है, खेती जो है वो बाद में शुरू हुई है। ठीक है, ये बहुत जाना जरूरी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे मैंने कहा सबसे पहले सवाल हमसे पूछा गया था कि इंडिया में सबसे पहले कहां पर मिले थे, तो नर्मदा नदी के किनारे मिले थे, और सबसे पहले आके उन्होंने फल फूल और शिकार करके किया। धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट आएगा इनका, जैसे जैसे समझेंगे लोग वैसे खेती करना शुरू करेंगे, सब कुछ करेंगे, और वो सब की सब जो एग्जाम का एक हिस्सा है। ठीक है, सब के सब जो है वो आपका एग्जाम का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं। हाँ अच्छा, कुछ ना ये एनसीईआरटी ने भी कुछ ना कुछ चीजें दी हुई हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ। क्या लिखा इसी क्षेत्र में, जैसे अब तुम उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर पहाड़ियों को पता लगाओ। अब ये इन्होंने कुछ एग्जांपल दिया हुआ है। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान है जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझिए इस बात को, क्या बोल रहे हैं ये। देखिए एनसीईआरटी में क्या किया इन्होंने, शुरुआत के में ही इन्होंने दे दिया, नहीं तो ये चीज थोड़ी सी आ जाती है। आपके लगभग 8000 साल पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लगभग 8000 साल पहले लोगों ने सबसे पहले गेहूं और जौ को उगाना शुरू किया था। ठीक है, गेहूं और जौ को उन्होंने उगाना शुरू किया था सबसे पहले, और ये सबसे पहले कहाँ था? ये उत्तर पश्चिम में, हाँ देखिए ये काबुल के पास, आप सुलेमान देखिए ना, ये इलाका जो है यहाँ पर उन्होंने पाया जाता है ये। ठीक है, सबसे पहले आपका यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, सुन रहे हैं आप लोग? हाँ ठीक है, तो क्या बात, अभी तक दो बातें हुई हैं। पहली बात ये हुई है कि सबसे पहले नर्मदा घाटी के पास पहुंचकर जो जो इंसान थे, सबसे जो आदि मानव थे, सबसे पहले अफ्रीका में पैदा हुए। अफ्रीका से बढ़कर वो इंडिया जब आते हैं तो वो सबसे पहले नर्मदा घाटी के आसपास जाकर बसते हैं। उसके बाद, और यहाँ पर वो सिर्फ जो जानवर हैं उनका शिकार कर रहे हैं, फल खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं। धीरे धीरे जब थोड़ा उनमें डेवलपमेंट और आया, थोड़ा थोड़ा समझदारी और आई, तो इन्होंने कुछ खेती बाड़ी करनी सोची, खेती बाड़ी करने की। और सबसे पहले जो अवशेष मिलते हैं, देखिए इंडिया का नक्शा है ये, सबसे पहले जो आपके अवशेष मिलते हैं वो ये बताता है कि सबसे पहले यहाँ पे जो लोग थे, यहाँ पर, ठीक है,
यहाँ पर जो लोग थे ये किरथर और ये देखिए अफगानिस्तान के पास है, ये पाकिस्तान की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। पाकिस्तान में जो इस समय प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, वहां के आसपास के इलाके में सबसे पहले खेती हुई है। जब थोड़ा आप और आगे पढ़ेंगे तो एक शब्द आपका नाम आएगा मेहरगढ़, मेहरगढ़, ठीक है। मेहर थोड़ा सा क्योंकि मैं इससे दिख रहा हूँ, दिख नहीं पा रहा हूँ इससे, ठीक है, मेहरगढ़ नाम से है। यहाँ पर पहली बार आपकी खेती शुरू हुई थी, मेहरगढ़, ठीक है। ये एग्जाम में सवाल पूछा आता है आपसे, मेहरगढ़ के बारे में पूछा आता है, ठीक है। तो आपने क्या बोला कि सबसे पहले जो दो ग्रुप बसे वो नर्मदा घाटी के पास बसे, और खेती बाड़ी में जो 8000 साल पहले की बात है वो नर्मदा घाटी आपका काबुल नदी के पास जो सुलेमान है और किरथर पहाड़ी के आसपास इन्होंने जाके खेती बाड़ी करना शुरू किया, ठीक है। और इसी में थोड़ा अभी नहीं है लेकिन एडवांस क्लासेस में आपको मेहरगढ़ के बारे में भी आपको पता लगेगा, अभी पता नहीं पा रहा, बाद में पता लगेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो रहा है? ओके क्लियर हो रहा है? मैं आराम से धीरे पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, अभी आप देखो कि यहाँ पर एक बात बोल रहे हैं लोग कि मानचित्र पे सिंधु सहायक नदियों के बारे में बताइए। ओके सर। ये क्या मतलब होता है? सहायक नदियां क्या होती हैं? इसका मतलब कुछ पता है? सहायक नदियां क्या होती हैं? अगर इंग्लिश में बात करते हैं कि वो नदियां, मतलब मेन नदी है, मेन नदी और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसको कहते हैं ट्रिब्यूटरीज, इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में सहायक नदी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? देखिए अब यहाँ देखिए, और ये बहुत एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, शुरू में दे दिया मैं आपको, ये सब चीजें बहुत रिपीट होंगी बाद में और ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं और चाहे तो आप उसको लिखते चलिए, मैं जो अगर बोलूं कि ये इंपॉर्टेंट है तो उसको लिख लेना आप। वैसे तो ये वीडियो, ये रिकॉर्डिंग, ये पीडीएफ सब मिल जाएगा आपको, लेकिन अब एक कॉपी अलग से बना लो। उस कॉपी में जब मैं जो बात बोलूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो उस बात को लिख लेना, और सचमुच वो एग्जाम में वो आपका फंस जाएगा, यहीं से आपके नोट्स बनना शुरू हो जाएंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं। जैसे मैंने कहा कि सिंधु नदी के बारे में पूछा गया, बोला गया है, और उसकी सहायक नदियों के बारे में कहा गया। आप ये देखो मैप पे, मैप में ये देखो सिंधु नदी यहाँ पर दिख रही है आपको, ठीक है। सिंधु नदी जो है वो यहाँ पर है, कलर चेंज कर देते हैं। सिंधु नदी जो है वो यहाँ पर है, ये है आपका इस समय जो पाकिस्तान जो है उसकी बात कर रहे हैं। सिंधु नदी इंडिया को जो नाम मिला है इसी नदी से नाम से मिला है। सिंधु बोलते थे, बाद में ये इंडो हो गया, फिर आके इंडिया बन गया, ठीक है। जो अब पूछेंगे आपसे ये नाम किसने दिया था, तो ये सबसे पहले यूनानी लोग थे, उन्होंने नाम दिया था, ठीक है, सिंधु नदी। क्योंकि सिंधु पहले लोग यहाँ पे जो रहते थे, जो लोग अरब से आए या यूनान से आए यहाँ पर, सबसे पहले जिनसे मिले वो यहाँ पे जो लोग रहते थे उनसे मिले। सिंधु नदी के आसपास जो लोग रहते थे उनसे मिलते हैं, इसीलिए सिंधु नदी से जो इंडिया को नाम मिला वो इंडिया नाम मिलता है, सिंधु इंडिया, ठीक है। सिंधु हिंदू बोलते हैं, फिर इंडिया हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि मुख्य नदी प्लस सहायक नदी, देखिए सिंधु नदी मुख्य नदी है। आप देखिए सर ये क्या हो रहा है सर? मनोज जी आप अपना, हाँ मैं आपका वो थोड़ा सा आपके आवाज सुन लेता हूँ, एक मिनट। आप हाँ, अगर ऐसी जगह पर आप लोग बैठे हो जहां पर डिस्टर्बेंस है तो आप लोग अपना ना माइक बंद कर दो आप, ठीक है, सुनते रहो। फिर आप, मैंने आपसे कहा कि मेन नदी जो होती है, आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि भाई मेन नदी है और उसकी सहायक नदी, तो अब ये देखो सिंधु नदी जो है वो मेन नदी है और इसमें अंदर बाकी नदियां भी मिल रही हैं, तो जो बाकी नदियां मिल रही हैं वो सहायक नदियां हो जाती हैं, जैसे कि झेलम नदी, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ठीक है। ये कुल 5 नदियां मिल रही हैं। किसके अंदर मिल रही हैं? सतलज, सिंधु में मिल रही, सिंधु मिल रही है, देखो ना सिंधु में मिल रही है, सिंधु के, सिंधु, ठीक है। तो सिंधु नदी मेन नदी हो गई है और इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी नदियां हैं? ओके सर, ठीक है, झेलम, रावी, व्यास, सतलज, झेलम, जनाब, रावी, सतलुज, रावी, ब्यास, ठीक है, 5 नदियां। और ठीक है, एक तो आपसे ये पूछेंगे, दूसरी बात एक आपसे ये पूछेंगे जब आप थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे एडवांस में, मैं अभी कि आपसे पूछेगा कि इंडिया में कौन कौन सी नदियां हैं। अब ये देखो कि कुछ नदियां जो हैं वो आपके पाकिस्तान से भी मतलब यहाँ से निकलती हैं, लेकिन कुछ नदियां पाकिस्तान के रास्ते हो गुजरती हैं और कुछ नदियां इंडिया के रास्ते हो गुजरती हैं, ठीक है। जैसे कि आपका ब्यास नदी है, ये हिमाचल प्रदेश शुरू होती है, सतलुज आपकी हिमाचल से शुरू होती है, ठीक है। लेकिन जो झेलम है या चेनाब है ये ज्यादातर पाकिस्तान से हो गुजरती है, ठीक है। ये आप आगे पढ़ेंगे, अभी आपको मोटा समझ लीजिए, धीरे धीरे आप जैसे आप पढ़ते जाओगे तो, ठीक है। पहले फिलहाल आपको एक बार तो एग्जाम में ये पूछा गया कि भाई ये जो झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी जो है इसको सीक्वेंस में बताओ, मतलब ऊपर से नीचे चलते हुए आप हमें नदियों का ऑर्डर बनाओ। तो पहला झेलम हो गया, दूसरा चेनाब हो गया, तीसरा रावी हो गया। ये एग्जाम पूछा गया था आपसे, ठीक है। तो ये आप लिखते जाना। तो यहाँ पे एक ही चीज में कई सवाल हुए, मतलब यहाँ पर हाँ एक मिनट,
सर लिखे आप पीडीएफ दे दोगे? नहीं नहीं, मैं पीडीएफ दे दूंगा आपको, ठीक है, लेकिन जो मैं ये बोला ना सुने सर, केवल सुने। नहीं नहीं, आप सुनते जाओ। आप पता क्या लिखना है, जो मैं आपसे बोलूंगा ना पढ़ाते पढ़ाते कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आप चीज लिख लेना इंपॉर्टेंट, मैं किस बात को बोला है। ठीक, बाकी तो मैं पीडीएफ दूंगा आपको मैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि भाई जो ये किताब है इसमें हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी साथ पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी है, ठीक है ना। ये तो कोई चीज ऐसी नहीं होती है कि अलग है, कुछ चीजें हिस्ट्री होती हैं और इससे जुड़ा हुआ ज्योग्राफी होता है। तो अभी हमने ये देखा कि इंडिया में सबसे पहले नर्मदा नदी के किनारे से लोग बसते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे पहले जो सुलेमान और किरथिर के लोग थे उन्होंने खेती करना शुरू किया लगभग 8000 साल पहले, ठीक है। अच्छा, इसी में आप ये देखो कि सिंधु नदी के बारे में बात बोली गई है और सिंधु नदी के बारे में उसकी सहायक नदियों के बारे में बात की गई, झेलम, चनाब, रावी, सतलुज और ब्यास, ये इसकी सहायक नदियां हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा। अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? चलिए चलिए, क्या लिखा था मानचित्र पर सिंधु और सहायक नदियों के पता लगाने की बात है। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी से मिल जाती हैं, ठीक है, मैंने कहा था ना सहायक नदियां वो होती हैं जो बड़ी नदी से मिल जाती हैं, बोलती हैं। लगभग 4700 ईयर पहले, लगभग 5000 साल पहले इन्हीं नदियों किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे, ठीक है। यानी कि सबसे पहले जो विकास हुआ, नर्मदा घाटी के आसपास लोग जाके बसे, लेकिन सबसे पहले जो बड़े नगर हैं वो सिंधु नदी के किनारे बसते हैं, इसीलिए इंडिया को इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। सिंधु, ठीक है, सिंधु सभ्यता कहते हैं, हम कहते हैं ना सिंधु सभ्यता। तो आपने नाम सुना होगा हड़प्पा मोहनजोदड़ो का नाम सुना होगा बचपन में, ठीक है ना। तो अभी हड़प्पा मोहनजोदड़ो आएगा, ठीक है ना। तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी किनारे बसे थे ये लोग, सबसे पहले सिंधु नदी किनारे बसे थे, ठीक है। लगभग ये 5000 साल पहले लगभग की बात है। कुछ शहर थे वो सब बड़े इंपॉर्टेंट हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और भी है, काफी ज्यादा थे, इसके अंदर चीजें पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। गंगा व इसकी सहायक नदी किनारों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों के नगर का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व ही हुआ है। क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि सबसे पहले जो इंसान की सभ्यता आई वो आपके सिंधु घाटी के आसपास पहले बसे, ठीक है। और जो गंगा के प्लेन्स हैं, यानी गंगा जैसे कि यूपी हो गया, बिहार हो गया, पंजाब है ना, ये या हमारे साउथ में जो शहर बसे, ठीक है, ये सब बाद में बसे हैं लगभग 2500 वर्ष पूर्व पहले, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर सभ्यता आई है, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु नदी के पास, और गंगा और जो आपका ये जो समुद्र के किनारे जो बसे हैं, ये यहाँ पे डेवलपमेंट बाद में हुआ है, यहाँ पर विकास बाद में हुआ है, लगभग 2000 साल बाद हुआ है। लगभग 5000 साल पहले सिंधु घाटी में आया और लगभग 2500 साल पहले वो आपका गंगा और तटवर्ती जो सीमा के जो तटवर्ती वाला के वहां पे आया, ठीक है। क्लियर हो गया ना ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। यस सर। हाँ, अब आगे देखते हैं। गंगा तथा उसकी सहायक नदियों, अब इसमें इन्होंने कुछ मिक्स कर दिया है। क्या बोला है? गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोम का पता लगाओ। अब एग्जाम में ये है गंगा नदी का, आपको दिखाता हूँ थोड़ा, गंगा नदी दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा गंगा नदी है कहाँ पर, ठीक है। वैसे थोड़ा सा इन्होंने क्या मिक्स कर दिया है, और सबसे बड़ी गलती इनकी यही रहती है कि बहुत ज्यादा इन्होंने मिक्स करने की कोशिश की हुई है, ठीक है। देखिए गंगा नदी देख रहे हैं आप, ये है आपका गोमुख या गंगोत्री, और हिमालय के पास से हाँ, और ये गंगा नदी यहाँ जाती है, ठीक है, ऐसे जा रही है, ठीक है। अच्छा, अब गंगा नदी तो मेन हो गई, अब इसकी सहायक नदियां भी हैं। सहायक नदी वो नदियां होती हैं जो यमुना नदी, यमुना हो गई, चंबल हो गई, सोम हो गई, सोन हो गई, मतलब जो सारे इससे मिलती है, मिल जाएंगी, बस बस बस, है ना। तो आपने देखा कि यमुना भी मिलती है, चंबल भी मिल रही है, सोन भी मिल रही है, ठीक है। तो एग्जाम में आपसे पूछते हैं कि गंगा की कौन सी सहायक नदियां हैं, तो यमुना भी है, चंबल भी है, सोन भी है, ठीक है। ये हो यहाँ पर ये अभी उसे मोटा मोटा बताया, वैसे और भी है इसके अंदर, लेकिन अभी इन्होंने इस क्लास में इतना ही कवर किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा इन्होंने एक आइडिया दिया है कि गंगा नदी कहाँ पर होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्लास 6 है, तो इन्होंने क्या किया, क्लास 6 को थोड़ा सा इन्होंने मिक्स करने की कोशिश की है। अच्छा, अब लेकिन ये जो लाइन लिखी है इन्होंने, उस लाइन के मतलब बहुत है, मतलब क्लास 6 है तो बहुत क्लास 6, लेकिन क्लास 6 में जो बात बोल रहे हैं वो काफी मतलब डिटेल में, मतलब यही चीज हम स्टैंडर्ड बढ़ा दिया है। हाँ, यही चीज हम बाद में डिटेल में पढ़ते हैं, मतलब जो क्लास 6 में पढ़ रहे हो, क्लास 6 के एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो, वही चीज जब आप जैसे 11th 12th या ग्रेजुएशन लेवल पे पहुंचोगे, इन्हीं बातों को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ा जाएगा, ये हल्की बातें नहीं है, ठीक है। चलिए, अब हमने ये देख लिया कि गंगा नदी और उसकी सहायक नदी सोन का पता लगा लिया हमने। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास के क्षेत्र में प्राचीन काल में मगध,
यानी वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और इसने एक विशाल, मगध साम्राज्य सर, ये वही है। बस बस वही है, बस वही है। देखिए अब बताता हूँ मैं आपको क्या चीज है यहाँ पे क्या हुआ। देखिए थोड़ा जब आप डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा ना, अभी तो नहीं आपके कोर्स अभी आया है, लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ोगे समझ में आएगा। मगध जो है बिहार का इलाका है, ये रहा मगध, यहाँ पर मगध था, ये मगध यहाँ रहा है, ठीक है। और सबसे पहले जो साम्राज्य सर एक बने, मिनट सर, बोलिए। ये बिंदुसार वही है सर, बिंबिसार वाला मगध? बिंदुसार अशोका सब यहीं पर आते हैं, ये सब यहीं पर है, ठीक है। ये वही है, बिंदुसार ओके। अशोका, ठीक है, सब यहीं पर आएंगे। सबसे पहले जो साम्राज्य बने, ठीक है, सबसे बड़ा साम्राज्य, सबसे पहले साम्राज्य था वो मगध देश था, मगध देश। और इसके ऊपर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। चाहूं तो मैं अभी आपको बहुत डिटेल में पढ़ा सकता हूँ कि क्या हुआ कैसे नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा इसको हम बात के लिए अभी नहीं सर। हाँ, थोड़ा समझ नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं एक चीज बताता हूँ आपको, ठीक है। थोड़ा सा एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ, बड़ा मजा आएगा आपको। हुआ क्या, आप जब हड़प्पा मोहनजोदड़ो पढ़ते हो तो लगभग 5000 साल पहले, ठीक है, 5000 साल पहले हमारे पास हड़प्पा मोहनजोदड़ो था। क्लियर हो गया? ये तो पढ़ा था ना हमने कि सिंधु घाटी के नदी किनारे बसे थे। तो हड़प्पा जो मोहनजोदड़ो था लगभग 5000 साल पहले था, ठीक है। ये किताब में लिखा नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा एडवांस चीजें बता रहा हूँ, हड़प्पा बता था। उसके बाद यहाँ पे जो लोग थे, इनके पास एक मेटल था। मेटल का मतलब होता है कि जिस चीज जो आपका मेटल जो यूज करते हैं वो कॉपर यूज करते थे यहाँ पे। इनके पास कॉपर था। क्या था? कॉपर, ठीक है। कॉपर के ही हथियार होते थे, कॉपर के ही सामान इस्तेमाल करते थे ये लोग, कॉपर के, ठीक है। फिर क्या हुआ, चलते जाते लगभग 1100, लगभग 1100 के आसपास, ठीक है, 1100 के आसपास यहां पर पहली बार आयरन का खोज हुई। आयरन यानी कि लोहे की खोज हुई, लोहे की, ओके सर। ठीक है। पहले सिर्फ कॉपर चलता था, लेकिन बाद में आयरन की खोज हुई लगभग 1100 के आसपास। थोड़ा डेट ऊपर नहीं हो सकती है, लेकिन इतने आसपास लोहा खोजा गया। अब लोहा क्या, लोहे ने बड़ा काम कर दिया। जब लोहा की खोज हुई तो लोहे की वजह से दो चीजें हुई। पहली चीज क्या हुई, लोहे की वजह से जो खेती होती है वो थोड़ी आसान हो गई। क्यों आसान हो गई? क्योंकि लोहे से हल बनना शुरू हुए। पहले लकड़ी के हल बना करते थे, अब लोहा आ गया तो लोहे के हल बनना शुरू है। लोहे के हल बनने से क्या हुआ कि जो जमीन है उसको गहराई तक खोदा जा सका। जो आप कहते हैं ना, जो थोड़ा सा और जब हल लगाते हो तो जब हल लगे तो बड़ा गड्ढा हुआ, मतलब ज्यादा गहरा हुआ और बीच गहरे तक गए तो इनका जो उपज है बढ़ गई, ठीक है। पहले लकड़ी का जो था हल, इसके कारण इतना गहराई में जाता नहीं था वो, इस कारण से इतना नहीं थी। तो पहला चीज तो ये हो गया कि उपज बढ़ गई। एक चीज और हुई है क्या, क्योंकि लोहा आ गया था तो हथियार बन गए, ठीक है। कॉपर के हथियार आप हल्के होंगे, बिल्कुल जोर होंगे, लेकिन जो ये आयरन के हथियार होंगे ये ज्यादा मजबूत होंगे। तो दो चीजें हुई, एक तो उनके पास खाना भी एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। एग्रीकल्चर का विकास हुआ, अच्छा एक चीज और हुई, क्योंकि अब ये लोहा था तो लोहा कुल्हाड़ी बना सकते थे उसको हम। अब कुल्हाड़ी जब बनी तो इन्होंने क्या किया कि पेड़ काटना शुरू कर दिए, ठीक है। पेड़ काट कर एक्स्ट्रा जमीन मिल गई तो वहां पर खेती करना शुरू कर दी इन्होंने, ठीक है। तो एक तरफ तो वहां पर लोहे का हल आ गया, दूसरी बात तो कुल्हाड़ी आ गई, तो इन दोनों चीजों ने एग्रीकल्चर का विकास कर दिया, ठीक है। एग्रीकल्चर का विकास किया तो अब क्या हो गया, अब इनके पास, लोगों के पास, जो कि कबीले के रूप में रहते थे, पहले जो लोग कबीले में रहते थे, कबीला छोटे छोटे कबीले होते थे, समझ रहे कबीले क्या होते हैं? छोटे छोटे कबीले होते थे, मतलब कि 500,000 लोग का ग्रुप होता था और एक उसमें राजा हुआ करता था, बस, ठीक है। तो पहले लोग छोटे छोटे कबीले में रहते थे, जितना वो उगाते थे उतना वो खाते थे, बस, इससे ज्यादा कुछ होता नहीं था। जितना उन्होंने उगाया उतना खा लिया। लेकिन जब लोहा आया तो लोहे ने क्या किया, इनको एक्स्ट्रा खाना दिया, एक्स्ट्रा, ठीक है, क्योंकि लोहे से उपज होना शुरू हो गई, उनके पास अब एक्स्ट्रा चीजें आना शुरू हो गई हैं। जो एक्स्ट्रा था उससे उन्होंने व्यापार करना शुरू किया पहली बार, ठीक है, व्यापार करना शुरू किया, ठीक है, एक्स्ट्रा चीजें आई हैं। इसके कारण क्या हुआ, जब व्यापार वगैरह चीजें हुई तो लगभग समझिए कि ये एग्जाम में आपका आएगा 600 के आसपास, 600 BC के आसपास, ठीक है। यहां पर बड़े बड़े साम्राज्य बनना शुरू हो गए, जो पहले कबीले में रहते थे अब वो मगध में, तो उन्हीं में से जो साम्राज्य बना वो सबसे बड़ा बना मगध, ठीक है। लगभग ये 600 के बाद शुरू होते थे, आपके 400 वगैरह आ जाएंगे, 400 300 आ जाएगा, ठीक है।
तो सबसे बड़ा जो कबीला कबीला तो पहले जो एक साम्राज्य बना वो मगध बना, और मगध बहुत ही बड़ा और बहुत ही शक्तिशाली था। अब इसके जो राजा हुआ करते थे बिंदुसार वगैरह हुए, अशोका आया, अशोक बहुत इंपॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त मौर्य बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इस सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत बार पूछा जाएगा आपसे ये, ठीक है। हम डिटेल में पढ़ेंगे और एग्जाम में कई बार आप घुमा घुमा के पूछे आते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको ना? यस सर। आगे देखते हैं। तो मगध हमने देख लिया बिहार के आसपास यहाँ का इलाका है ये। अब आगे देखते हैं। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? चलो। नो सर। हाँ, लोगों ने सदैव, सर शुरू में तो दिक्कत होती है ये। हाँ बस मैं जो समझ में आया तुरंत मुझसे पूछ लेना, ठीक है। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे थोड़ा सी जो चीजें हैं नॉर्मल और फटाफट पढ़ दूंगा मैं, ठीक है। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियां, रेगिस्तान, नदियां तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी यह यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अंततः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे स्थान पर विजय हासिल करने के लिए जाती थीं। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में भी कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तु है। हाँ, अपने साथ मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला, ठीक है। मतलब बता रहे हैं किस तरह से एक दूसरे से, अब उस समय तो मोबाइल था नहीं, टीवी था नहीं, इंटरनेट नहीं था, तो लोग जो यात्रा करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे, इसी कारण से लोगों को समझ में आता था कि भाई कि वहां के लोग क्या सोचते हैं, वहां पे क्या खाना बनता है, वहां पे कैसे विचार हैं लोगों के, तो एक दूसरे से बात होती थी। अभी आप जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा कि चीन के यात्री आते थे हिंदुस्तान में, ठीक है। शाहयान आया, हुआन सांग आया, ठीक है। तो ये सब यात्री आए। इन्होंने क्या किया, चीन से वो इंडिया आए और इंडिया में देखा कि बुद्धिज्म कैसा है, बौद्ध धर्म कैसे बढ़ा, वहां पे लोग क्या बात करते हैं। तो इन्होंने फिर अपने देश में जब गए तो अपने देश में जाके उन्होंने वहां बात की, ठीक है। अच्छा, एक चीज और भैया, जो मेरे अभी मैसेज आया था ना ये जूम का, ठीक है। तो क्लास होती है 40 मिनट्स की होगी, ठीक है, 40 मिनट्स होगी। आज मैं छोटी क्लास लूंगा, नहीं तो मैं थोड़ा बड़ी क्लास लेना शुरू कर दूंगा। आज मुझे कहीं जाना भी है, इसलिए थोड़ा सा आज छोटी क्लास हो, ठीक है। हाँ, अच्छा, अब क्या है, एक बार फिर से मानचित्र एक को देखें। पहाड़ियों, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वह पर्वतों की ऊंचाई को छू सके और गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बारे में कुछ लोग यहाँ नहीं, सब तो फालतू चीजें हैं, ठीक है, जो बता दिया मैंने आपको। देश का नाम, अब देखिए, जो मैंने कहा था देश, इंडिया का नाम कैसे पड़ा। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया या भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, ठीक है, जिसका संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंडोस या इंडोस और इसी नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। समझ में आ गया क्या बोला इसमें? देखिए, यस सर, वो वाली बात है, वही बात है ना, ये इंडिया हो गया यहाँ पर, ये सिंधु नदी यहाँ पे आ गई है। तो यूनान है, वो ग्रीस बोलते हैं, ग्रीस, जो इंग्लिश में शब्द है ग्रीस। यस सर, बोलते हैं। और यहाँ पर आपका ईरान है। तो यहाँ के लोग पहुंचे यहाँ पर, यहाँ के लोग यहाँ पहुंचे, तो इन्होंने क्या किया, अब चूंकि सिंधु नदी है तो सिंधु को उन्होंने इंडस कहा, ठीक है, इंडस कहा। और इंडस से ही निकल के आया इंडिया, इंडस से निकल के आया इंडिया, ठीक है ना, इंडिया। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा ध्यान रखना। एक बार पूछा गया था कि इंडिया को जो शब्द किसने दिया था, तो वो यूनानियों ने दिया था, यूनानियों ने, ठीक है ना। वो आपसे एग्जांपल देगा कि अरब ने दिया था, अरब ने नहीं दिया था, यस सर, वो यूनान के लोगों ने कहा था, यूनान के लोगों ने कहा था, यूनानियों ने दिया था। बहुत सारे लोग इंडिया में आए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना कि कौन से किसने क्या दिया। एग्जाम में वो छोटी छोटी पूछे थे, वो गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या, अब एक नाम तो समझ में आ गया, इंडिया का नाम समझ में आ गया, लेकिन एक इंडिया का नाम भारत भी तो है। तो भारत शब्द कहां से आया है? भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है। इस समूह का उल्लेख संस्कृत में आरंभिक में ऋग्वेद में भी मिलता है, बाद में इसका, ठीक है। क्या मतलब है, हमारे देश में कई कबीले हुए हैं शुरुआती दौर पे, ठीक है। शुरुआत में जब इंडस वैली, मतलब कि जब हड़प्पा मंजोड़ो खत्म हो गया, तो आपका आया जो कहते हैं ना आर्यन एज आया, ठीक है। उस समय लगभग 3500 वर्ष पहले एक कबीला हुआ करता था जिसको हम भरत कबीला कहते थे, भरत,
ठीक है, भरत कबीला। और ये एग्जाम में एक बार फिर आएगा आपको, मैं बताऊंगा कहाँ, अभी नहीं दिया लेकिन एडवांस में आता है। एक भरत कबीला था जो बहुत बड़ा कबीला था, यहाँ पर बहुत बड़ा कबीला हुआ करता था, उसी के नाम से हमें भारत देश का नाम दिया गया है। ठीक है, और ये बात ऋग्वेद में भी मिली है। अब हमारे पास 4 वेद होते हैं, पता ना आपने, ये एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, एंशिएंट हिस्ट्री का हिस्सा। 4 वेद हैं। कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद और बोलियो, सामवेद, यजुर्वेद और चौथा है आपका अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं, आपको पढ़ोगे धीरे धीरे, ठीक है ना। सबसे पुराना है ऋग्वेद, सबसे पुराना है ऋग्वेद। सामवेद। ऋग्वेद में बात बोली गई है कि एक कबीला हुआ करता था यहाँ पर जिसको हम भरत कबीला कहते थे, और इस कारण से ही ये भारत देश का नाम पड़ा। ठीक है ना। आपसे, क्योंकि जो मैं बातें बता रहा हूं आपको ना, ये सब आपके एग्जाम में आएंगी। आपको वेद के बारे में पूछेगा। वेद अभी तो क्लास 6 की बात हो रही है, तो ज्यादा इतना नहीं इंपॉर्टेंट है, मतलब इतना बड़ा नहीं दिया है। लेकिन जैसे 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 आप पढ़ोगे 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़ोगे, थोड़ा सा ग्रेजुएशन की बात करोगे, आप देखोगे कि वेदों के बारे में, वेदों में क्या लिखा है, क्या बातें बोली गई हैं, कौन ना, तो ये सब एग्जाम में हमसे पूछा जाएगा। ठीक है, अभी तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, एक चीज यहां पे देखो लिखी, एक पांडुलिपि, ताड़पत्रों से बने पांडुलिपियों का एक पृष्ठ। इसका मतलब क्या होता है? पांडुलिपि क्या होते हैं? पांडुलिपि क्या होता है? पांडुलिपि, देखिए पहले क्या था, पेपर तो था नहीं। पेपर जब नहीं था तो उस लिखेंगे इसके ऊपर। पेपर की जो खोज की है वो चीनियों ने की है, चाइना ने की है। इस बात का ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया था एक बार कि पेपर सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था, तो चाइना ने शुरू किया था। ठीक है, लेकिन चाइना से शुरू होने से पहले जो पुराने जमाने के लोग थे वो क्या करते थे, ताड़पत्रों में लिखते थे। ताड़पत्र, पेपर की खोज चाइना ने की है। ठीक है, ठीक है, और उस पे ये लिखा करते थे, ये ताड़पत्रों पे लिखा करते थे। अगर कभी पुराने सीरियल देखते होगे तो जब धार्मिक सीरियल आते हैं तो पेपर में नहीं लिखते हैं, वो ताड़पत्रों पे लिखते हैं। ताड़ के पत्र, ताड़ के जो पन्ने वो होते हैं ना, क्या नाम है, पत्तियां होती है, उस पर लिखते हैं। ठीक है, उस पर लिखा जाता है। और चूंकि अपने हाथों से लिखी है, सबसे पुरानी है, तो इसको हम बोलते हैं पांडुलिपि। पांडुलिपि, और इंग्लिश में बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट लिखते हैं। समझ में आ गया? यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पूर्व पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता है। बुर्ज पेड़ों को छाल से बने ऐसे एक पांडुलिपि को तुम यहाँ पर देख सकते हो। मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये इस तरह से लिखते थे। ठीक है ना, इस तरह से लिखते थे। ये ताड़ का पत्र है, एक पन्ना है, छाल है, छाल पे इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा भी था इसमें। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें से एक तरीका अतीत में लिखी हुई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए उपयुक्त होने वाला शब्द है मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, लैटिन वर्ड मेनू, जिसका अर्थ है हाथ से, है हाथ में। और ये पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार किया जाता है। ठीक है, चलिए इतने वर्षों में इसमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया, ज्यादा कुछ नष्ट कर दी गई। ठीक है, कई ऐसा होता है ना कि कीड़े खा लेते हैं, क्योंकि अब ये ऐसा तो नहीं पेपर है जिंदगी भर रहेंगी, तो होता क्या है, कीड़े खा जाते हैं इसको, कीड़े खा जाते हैं, डिकम्पोज हो जाती हैं। या कभी कभी क्या होता है, आक्रमणकारी आ जाते हैं। आक्रमणकारी आए ना, अफगानिस्तान से आ गए, कोई आ गया, या अंग्रेज भी आ गए, तो उन्होंने कुछ चीजों को जला दिया, नष्ट कर दिया। ये चीजें बहुत होती हैं, इतिहास को बर्बाद बहुत किया जाता है। ठीक है, इतने वर्षों में इसमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दिए गए। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों में और विहार। अब ये विहार क्या चीज होती है? विहार, विहार क्या है? विहार क्या है? मंदिर समझ में आता है? मंदिर सर विहार चर्च वगैरह होगा। हैं? क्या हो गया सर? मंदिर की जगह विहार मतलब चर्च होगा। चर्च नहीं थे, चर्च तो बाद में आया। बाद में देखो, लगभग 600 AD के आसपास, ठीक है, लगभग 600 AD, सॉरी BC
BC के आसपास गौतम बुद्ध ने जन्म लिया, गौतम बुद्ध ने, ठीक है। तो जो गौतम बुद्ध जब जन्म लिया तो बुद्धिज्म स्टार्ट हुआ, बुद्धिज्म यानी बौद्ध धर्म शुरू हुआ, ठीक है ना, क्लियर है ना। तो बौद्ध धर्म में दो चीजें आती हैं, एक आता है चैतन्य और एक आते हैं विहार। विहार में क्या होता था, चैतन्य जो था, और ये एग्जाम यूपीएससी पूछा गया था, आईएएस का एग्जाम पूछा गया था, चैतन्य वो होते हैं जिसके अंदर मूर्ति उर्ति लगी होती है और लोग पूजा करते हैं। लेकिन जो विहार होते हैं इसमें क्या होता है, जितने भी ये जो पुजारी टाइप के लोग होते हैं वो लोग रहा करते थे, रहते थे, ठीक है। तो विहार में है कि इनका घर होता था, वहां पे रहते थे। और चैतन्य मतलब कि बौद्ध धर्म में मंदिर। तो बौद्ध धर्म के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, बुद्धिज्म के बारे में बात हो रही है कि इसके चैतन्य और विहार हैं। चैतन्य में पूजा होती थी और विहार में लोग रहा करते थे। तो क्या लिखा है, ये पुंडलिपियां मंदिरों में भी रहती हैं, जैसे मंदिर इस टाइप के, और विहार यानी जहाँ पे लोग रहते थे, यहाँ प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मतलब विहार मतलब जहाँ पे लोग रहते थे, जहाँ धार्मिक रहते थे, वो मतलब वाले लोग जो धार्मिक जो होते नहीं है, जो उन्हें क्या बोलते हैं, मंदिरों में रहते हैं बाबा, मॉन्क, इंग्लिश में मॉन्क बोलते हैं ना, हिंदी में जो आपके सन्यासी होते हैं जो, है ना, वो मॉन्क। क्लियर हो गया। तो वो लोग रहते थे, विहार में रहते थे। ये एग्जाम में आया था, यूपीएससी में एग्जाम में आया, आईएएस के एग्जाम में आया ये लाइन, ठीक है। कैसे आईएएस के एग्जाम में सवाल पूछा गया था कि चैतन्य और विहार में क्या फर्क होता है, ठीक है। तो छोटी छोटी बातें बता, नोट करते जाना इसके अंदर, ठीक है। अब क्या लिखा है, इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधि तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों पर चर्चा होती थी। तो मतलब यहाँ पर क्या होता था, जो पांडुलिपि लिखी गई, किताबें लिखी गई हैं, उसमें हर तरह की बात होती है कि राजा कैसा है, राजा कैसा जीवन जीता है, वहां कैसा व्यवहार करता है, या औषधि कैसे होती है, कौन से पेड़ से क्या हमें चीज मिल जाती है, वह उस समय की टेक्नोलॉजी क्या चीज है, तो सब के बारे में बात करते हैं लोग। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी होते हैं। अब आप जैसे पढ़ोगे ये सब तो है, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने धार्मिक बातें तो पूरी, लेकिन महाकाव्य, कविता, कालिदास की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। और एग्जाम में सवाल बहुत आता है, ये सवाल बहुत आता है, या आप बात करते हो महाभारत की बात करते हो, रामायण की बात करते हो, तो ये सब लिखे गए हैं कि कविताएं लिखी गई हैं, नाटक लिखे गए हैं, ग्रंथ लिखे गए हैं, तो सब उसी पे लिखे गए हैं, आपके छाल के पत्रों पे लिखे गए हैं।